वेलकम दोस्तों, आप सभी जुड़ गए हैं मार्क्ड फॉर क्राइम चैनल पर। आज मैं एक ऐसी घटना का जिक्र करने जा रहा हूं जिसे लोगों ने उस अपराधी को स्वीट बट साइको का नाम दिया और टिकटॉक पर एक चैलेंज के रूप में बहुत ट्रेंड भी हुआ। यह एक अजीब और समस्याग्रस्त घटना है। यह तब हो सकता है जब आम जनता अपराधी का चेहरा देखती है और उसे देखकर उसके काले कृत्यों के बारे में विश्वास नहीं कर पाते कि उसने ऐसा किया है। यह स्पष्ट है कि सोशल मीडिया लाभदायक होने से ज्यादा हानिकारक हो सकता है। इसके साथ ही जब शारीरिक रूप से आकर्षित अपराधी को सामान्य तौर पर उनके अपराध की अवहेलना और इग्नोर करते हैं, पर इस खूबसूरत चेहरे के पीछे का हैवान नहीं देख पाते, जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देख पा रहे होंगे। यह 18 साल की इसाबेला गुजमैन की मुकदमे की वास्तविक फुटेज है। यह केस 2013 में सुर्खियों में आया था। यह फुटेज हाल में ही सामने आया है, विशेष रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और टिकटॉक पर। शायद यह फुटेज सबके लिए एक उदाहरण के रूप में कार्य करेगा, एक ऐसे अपराधी की जिसे किसी भी तरह की पछतावा नहीं थी। इस वीडियो को देखकर टिकटॉक यूजर ने इसाबेला के अपराध के बजाय उसे क्यूट समझा। इस कोट फुटेज को एक म्यूजिशियन इवा मैक्स ने इसमें म्यूजिक ऐड करके डब किया और इस सॉन्ग का नाम रखा स्वीट बट साइको, जो कि वीडियो वायरल हो गया था और इससे इसाबेला न्यू टिकटॉक चैलेंज के बीच ट्रेंड होने लगी, जिसमें ये चैलेंज करने वाले लोग इसाबेला का नकल करने के लिए ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहनते और इसाबेला के उस फेमस एक्सप्रेशन को देते। पर स्वीट एंड साइको चैलेंज का सबसे भयानक हिस्सा यह है कि जो लोग इसमें पार्टिसिपेट किए और अपनी वीडियो टिकटॉक पर पोस्ट किए, उन्हें इसाबेला के द्वारा किए गए अति दुष्ट अपराध के बारे में पता नहीं था। तो इस मासूम चेहरे के पीछे की कहानी क्या है जो इंटरनेट पर अपने एक्सप्रेशन से वायरल हो गई थी? अब मैं इन सब की चर्चा करने जा रहा हूँ एक मासूम से दिखने वाली इसाबेला की केस के बारे में। यह वीडियो जनता को शिक्षित करने के लक्ष्य से बनाया गया है कि कैसे आपका क्रोध कितना कुछ करा सकता है और सब कुछ विनाश कर सकता है। आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। इसाबेला गुजमैन का जन्म और पालन पोषण उसके दो बायोलॉजिकल पेरेंट्स, उसकी माँ यून मी होए और उसके पिता रॉबर्ट गुजमैन के साथ एरोरा कोलोराडो में हुआ था। उसके जन्म के कुछ समय बाद उसका परिवार बिखर गया था और उसके माता पिता तलाक ले लिए। किसी बच्चे के लिए अपने माता पिता के तलाक से गुजरना बहुत मुश्किल होता है। वह खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी। अपने पेरेंट्स के तलाक के अगले कुछ ही साल में अपनी माँ को रियान होई नाम का एक आदमी के साथ रिलेशनशिप में देखा और कुछ समय बाद रियान होई कानूनी रूप से उसके पिता बन गए। इसाबेला अपनी माँ की इस पसंद से कभी खुश नहीं थी। उसे अपने सौतेले पिता से कभी भी प्यार नहीं मिला। उसका किशोरा अवस्था अपनी माँ से बहस करते हुए गुजरा। इस बिंदु तक वे दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे थे और झगड़ने लगे थे। इसके परिणाम स्वरूप में उसकी माँ और सौतेले पिता रियान ने उसे उसके असली पिता के पास कुछ सालों तक रहने के लिए भेज दिया। वह उस वक्त महज 7 साल की थी। इसाबेला के प्रमुख विकास वर्षों के दौरान उनके बीच के तनाव को दूर करने के प्रयास में उनका अलग होना इसाबेला को अपनी माँ की परवरिश से और दूर कर दिया। उस वक्त कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि यह फैसला कितना नुकसानदेह साबित होगा। जैसे जैसे समय बीता वह एक बच्चे से किशोर हो गई और वह फिर अपने माता पिता और सौतेले पिता के घर वापस आ गई। यूनमी और रियान को उम्मीद था कि इसाबेला और उसकी माँ के बीच सामान्य संबंध में सुधार होगा, क्योंकि इसाबेला अब बड़ी हो गई थी। पर वे निराश थे कि इसाबेला ने अपना दिल बड़ा नहीं किया और अपनी माँ के प्रति धमकी देती और अपमानजनक व्यवहार करती। अपने माँ के प्रति इस व्यवहार को देखकर परिवार के लोग समझ गए थे कि वो गलत थे, कि इसाबेला वो वैसी नहीं है। बुधवार 28 अगस्त 2013 दोपहर के आसपास यूनमी को एक अशुभ और चिंताजनक ईमेल प्राप्त हुआ। ईमेल को पढ़कर यूनमी चिंतित और परेशान हो गई, जो इसाबेला द्वारा भेजा गया था, और उसने इसके बारे में रियान को बताया। रियान ईमेल पढ़ा जिसमें लिखा था, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। रियान ने अपनी पत्नी यूनमी को उसकी बेटी इसाबेला से प्रताड़ित होते सालों से देखा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक बेटी बिना कोई वजह के अपने माँ के प्रति इतनी क्रूर कैसे हो सकती है। यूनमी जानती थी कि उसकी बेटी द्वारा
किया गया मौखिक व्यवहार सामान्य नहीं था और उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वह इस हद तक चली जाएगी जो एक खतरनाक मोड़ ले लेगा। यूनमी उस ईमेल को बार बार पढ़ती है और उसे महसूस करके वह परेशान और विचलित हो जाती है। या तो यह सालों से उनके बीच बहस का नतीजा था या फिर केवल गुस्से में किया गया ईमेल जो उस दिन किया गया था। यूनमी अपनी सुरक्षा हर कीमत पर करनी चाहती थी और उसने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। यूनमी ने फोन उठाया और 911 पर डायल किया। उसने अधिकारी को बोला कि उसे मदद की जरूरत है और जितना जल्द हो सके सुरक्षा दी जाए। पुलिस रियान होई के घर आती है। वे यूनमी से थोड़ा बात करते हैं और यूनमी फिर से अपना चिंता पुलिस के सामने जाहिर करती है। माँ और बेटी के इस अत्यंत तनावपूर्ण संबंध को समझने के लिए फिर पुलिस उसकी बेटी इसाबेला से बातचीत करते हैं। पुलिस अंत में इसाबेला को वार्निंग देते हैं कि वे अपनी माँ के प्रति अब ऐसा व्यवहार न करे और न धमकी दे, नहीं तो उसकी माँ उसके इस दुर्व्यवहार की वजह से उसे उसके घर से निकाल देगी। लेकिन इन सब के बावजूद इसाबेला के मन में अपनी माँ के प्रति नफरत और बढ़ने लगी। एनमी ये सब देखकर बहुत चिंतित थी और उसने अपने पूर्व पति रॉबर्ट को कॉल किया और इसाबेला को समझाने के लिए बोला। रॉबर्ट ने इसाबेला को समझाया कि उसे अपने माता पिता की बात सुननी चाहिए और आज्ञाकारी बनना चाहिए, पर यह बातचीत का कोई परिणाम नहीं निकला। उनके बातचीत के 3 घंटे बाद ही यूनमी अपने काम से रात 9:30 पर अपने घर आई। वो अपने पति रियान को डिनर के लिए खोजने सीढ़ियों से नीचे गई, जैसा कि वो हमेशा करती है। यूनमी नहाने के लिए सीढ़ियों से ऊपर बाथरूम की तरफ गई। उसने रास्ते में इसाबेला के बेडरूम को देखा जो बंद था, तो वह सोची कि वह आज के तनावपूर्ण दिन की वजह से खुद को अंदर बंद रखी है। फिर वह बाथरूम में जाती है और अपने शरीर से कपड़े उतारकर गर्म शावर चालू करती है। रियान को डाइनिंग रूम में ऊपर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। पहले तो उसे हल्की आवाजें सुनाई देती है और फिर एक तेज चीख वाली आवाज सुनाई देती है। अचानक रियान को भयानक रूप से एहसास हुआ कि यकीनन उसने अपनी पत्नी की आवाज सुनी थी कि वह उसका नाम मदद के लिए पुकार रही थी। रियान जल्दी से डाइनिंग रूम से ऊपर के बाथरूम की तरफ सीढ़ियों से भागता है। वह उस पल तक समझ जाता है कि बेशक बाथरूम में शावर चालू होगा तो पानी की आवाज की वजह से यह समझना मुश्किल हो रहा था कि बाथरूम के अंदर क्या चल रहा था। रियान ने बाथरूम के दरवाजे को खोलने की बहुत प्रयास किया। उसने दरवाजे पर जोर जोर से बार बार धक्का लगाया, पर वो असफल रहा। दरवाजा दूसरी तरफ से लॉक था। रियान ने कुछ समय बाद देखा कि दरवाजे के नीचे से खून बह रहा था और वह यह देखकर धराशायी हो गया। रियान जल्दी से 911 पर कॉल किया और पुलिस को इसकी सूचना दी कि उसकी पत्नी पर हमला हुआ है और यह किसी और ने नहीं बल्कि उसकी सौतेली बेटी ने किया। रियान फिर से ऊपर बाथरूम की तरफ गया और उसने वहां अपनी पत्नी की अंतिम आवाज सुनी। फिर दरवाजा खुला। वह देखा कि इसाबेला बाथरूम से हाथ में चाकू लिए खड़ी थी जो खून से लटपट थी और उसके पैरों में खून लगा था और उसकी पत्नी यूनमी नीचे फर्श पर बेजान पड़ी थी। इसाबेला वहां से अपने शिकार और सौतेले पिता को बिना पीछे मुड़े देख हाथ में चाकू लिए सीढ़ियों से नीचे की तरफ चली जाती। उसने पिंक एथलेटिक बरा और शॉर्ट्स पहना था और पैरों में शूज थे। रियान ने बाथरूम में देखा कि उसकी पत्नी नग्न खून से लथपथ बाथरूम के फर्श पर पड़ी थी। उसका शरीर बिल्कुल शांत था, जो कोई गति नहीं कर रही थी। वह यह सब देखकर सन्न रह गया था। उसकी पत्नी के गर्दन, चेहरे और छाती पर गहरे घाव थे जो चाकू से बार बार मार कर की गई थी और उसके शरीर से बहुत खून निकल रहा था। उसने तब देखा कि एक बेसबॉल बैट भी थी जो उसकी पत्नी के पीछे पड़ा था। यह दृश्य इतना भीषण और भयानक था कि ऐसा लग रहा था जैसा रियान किसी तरह के हॉरर फिल्म में था। उसने 911 पर कॉल किया और अधिकारियों की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए उसने अपनी पत्नी को बचाने के लिए फर्स्ट एड के रूप में CPR परफॉर्म करने की कोशिश किया। उसने उसकी छाती को बार बार दबाया ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ सके, पर इसका कोई परिणाम नहीं निकला और CPR भी उसकी पत्नी की जिंदगी को वापस नहीं दे पाया। जल्द ही पुलिस होई के घर पहुंचती है। उन्होंने देखा कि यूनमी के चेहरे पर 31 और गर्दन पर 48 घाव थे। उनके आने तक वह मर चुकी। उस शाम की घटना के बारे में पुलिस को बताते हुए रियान की आंखों में आंसू आ गए। जांचकर्ता
इस निर्मम हत्या की जांच तुरंत शुरू कर दी और अपने प्राथमिक संदिग्ध की तलाश में लग गए। सभी जगह सूचना दी गई कि एक लड़की जो पिंक एथलेटिक ब्रा, शॉर्ट्स और शूज में चाकू के साथ भागी है। अगली सुबह 29 अगस्त 2013 को 11:30 पर 911 पर एक गुमनाम कॉल आया और टिप मिला कि दक्षिण पार्कर रोड में पार्किंग गैरेज में एक कार में शव मिली है। पुलिस ने अंडर कवर ऑफिसर को इसकी तलाशी के लिए सूचना दी और वे लोग ये कार जल्दी ही बरामद कर लिए, पर उसके अंदर कोई नहीं था। पर कुछ सबूत इसाबेला की तरफ इशारा कर रहे थे और इसाबेला ज्यादा देर तक छिपी नहीं रहने वाली थी। जल्दी वह उस गैरेज से बाहर की तरफ निकलते देखी गई। 3 अधिकारियों ने अपनी बंदूक निकाल ली और 16 घंटे की तलाशी के बाद इसाबेला को तेजी से गिरफ्तार कर लिया गया। अपनी 47 साल की मां की हत्या के जुर्म में उस पर मुकदमा चलाया गया। उसके सुनवाई के वायरल वीडियो में उसने नारंगी रंग के जंपसूट पहनी थी। उसके कलाई और पैरों में हथकड़ी थी, जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देख पा रहे होंगे। कुछ न्यूज सोर्सेज और व्यक्तिगत ऑनलाइन टिप्पणी के अनुसार इसाबेला बाकी अपराधियों की तरह नहीं दिख रही थी। सुनवाई के अंत में वह अपने आंखों से थोड़ा आंसू बहाते कोर्ट के कैमरे में सीधा देखती है, पर उसके आंसुओं के प्रकाश से उसके चेहरे का भाव स्पष्ट दिख रहा था कि उसे अपने कार्यों के लिए बहुत कम पछतावा है या कोई पछतावा है ही नहीं। बाद में अगले सुनवाई के लिए उसे मानसिक रूप से बीमार के रूप में याचिका लगाई गई और बहुत विचार विमर्श के बाद इस याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर ली। मूल्यांकन में पाया कि इसाबेला पीड़ित थी। उसके पागलपन के परीक्षण के बाद उसे उपचार के लिए कोलोराडो में प्यूब्लो मनोरोग अस्पताल में भेज दिया गया। अब इतना सालों बाद इसाबेला गुजमैन का वीडियो फिर से सामने आया है। यह सोशल मीडिया पर मजाक का विषय बन गया है, जो इतनी अच्छी यादें नहीं है कि उसे सोशल मीडिया पर स्वीट एंड साइको के रूप में शेयर किया जाए, जो अपनी मां की निर्मम हत्या के आरोप में खुद को साइको बताकर जेल की सजा काटने से बचने में कामयाब रही। अगली बार टिकटॉक ट्रेंड को आंख बंद करके फॉलो करने के पहले 2 बार जरूर सोचे कि इसके पीछे की कौन सी सच्चाई छिपी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इसाबेला सच में स्वीट बट साइको थी या सातिर? और बिना किसी तथ्य को जाने हमें उसका प्रचार करना चाहिए? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं सच्ची घटनाओं से प्रेरित एक नई कहानी के साथ मार्क्ड फॉर क्राइम चैनल पर। धन्यवाद।